बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लासेस में हम बोरिंग कॉस्ट के पास्ट पेपर कवर कर रहे थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन अब हम आज कवर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है इस हवाले से। बोरिंग कॉस्ट का 18 मार्क्स का आया हुआ था ऑटम 2010 की अटेम्प्ट में, FAR 2 का जो एग्जाम था। क्योंकि प्रीवियसली ये टॉपिक FAR 2 के कोर्स का पार्ट था और उस वक्त FAR 2 मॉड्यूल सी में था। तो मॉड्यूल सी का जो एग्जाम था उस एग्जाम में ऑटम 2010 में ये क्वेश्चन कवर हुआ था। लेकिन अब क्योंकि बोरिंग कॉस्ट जो है FAR 1 के कोर्स का पार्ट है, लिहाजा उसको उसी पास्ट पेपर को हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। On July 1, 2009, Qureshi Steel Limited (QSL) signed an agreement with Park Construction Limited for construction of a factory building at a cost of ₹100 million. हाँ जी, फुल स्टॉप पे रुक जाएं और अच्छी तरह तसल्ली से ठहर के समझ लें इस बात को। यानी कुरैशी स्टील लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है और वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रही है जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, 100 मिलियन। मतलब उस बिल्डिंग पर ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन वक्त के साथ साथ क्या बन जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंडिचर्स। तो जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे क्वालिफाइंग एसेट पर, उसका जो टोटल सम होगा वो 100 मिलियन के बराबर होना चाहिए। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। यहां तक बात समझ में आती है? एक एक बात करके ठहर ठहर के समझना शुरू कर दीजिए। ओके, और ये कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हो रही है, मतलब ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ है, 1 जुलाई को। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर अवेलेबल नहीं है तो हम यही अज्यूम करेंगे यहीं से कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद इट वॉज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज ऑन January 1, 2011। तो अगर जुलाई 1, 2009 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और फैक्ट्री रेडी टू यूज होगी कब से बेटा, January 1, 2011 से। तो इस बात का क्या मतलब है कि टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हुआ, जुलाई से दिसंबर, जुलाई 1, 2009 टू December 31, 2009 कितना वक्त बना, 6 महीने। फिर 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 कितना वक्त बना, 12 महीने। 6 और 12 कितने होते हैं, 18 महीने। और अगले मतलब 1 जनवरी 2011 से ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एसेट कंस्ट्रक्ट होने में कितना वक्त लेगा, टोटल कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड कितना हुआ बेटा, 1.5 साल। 1.5 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 18 मंथ्स। गुड। इसका मतलब सब्सटेंशियल पीरियड कितने वक्त का हुआ, 18 महीने का हुआ ना बेटा। यस और नो। चले, अब जब सब्सटेंशियल पीरियड 18 महीने का तो कंफर्म तो हमारा कंफर्म सब्सटेंशियल पीरियड के बीच में जो होगा वो ईयर एंड आएगा ही आएगा। ये बात सोचनी है कि नहीं सोचनी, जवाब दीजिए। ये बात सोचनी है कि नहीं सोचनी, ये बात सोचनी है ना। इस बात को सोचने की जरूरत है। तो अगर मिसाल के तौर पर ईयर एंड दिसंबर है तो जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 6 महीने हो जाएंगे, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और फिर जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 12 महीने फॉल करेंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में। और अगर ईयर एंड जून है तो जुलाई 1, 2009 से लेकर 30 जून 2010 12 महीने पर, जहां पर सब्सटेंशियल पीरियड के 12 महीने पूरे होंगे वहां ईयर एंड आएगा और 6 महीने फॉल कर देंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में। यस और नो। तो जिस तरह भी आपका ईयर एंड हो उस हिसाब से आपको क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। तो एक काम करते हैं ना, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस निकालो। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दो चीजों का नाम होगा,
एक जो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ होगा उसका, प्लस उस पर जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वो मिलाकर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस शीट चाहिए आपको। कब चाहिए? फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑन 30 जून 2010, 30 जून 2010 को चाहिए। मतलब जहां से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है उसके 12 महीने के एंड पर, यानी कि ईयर एंड 30 जून है। इसका मतलब जहां तक का एग्जामिनर ने हमसे बैलेंस मांगा है वहां तक तो कंस्ट्रक्शन के कितना वक्त हुआ है? 12 महीने पूरे हुए हैं। स्टिल कंस्ट्रक्शन के 6 महीने बाकी हैं जो कि फॉल करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में। लेकिन उन अगले 6 महीनों के मुतालिक एग्जामिनर हमसे कोई क्या कहते हैं कैलकुलेशन नहीं मांग रहा, सिर्फ वो मांग रहा है हमसे 12 महीने के एंड पर, यस और नो। तो जहां पर हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को रिपोर्ट करेंगे तो वो 100% कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, बल्कि 12 महीने में जितना परसेंट काम मुकम्मल हुआ होगा, जितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे खर्चा हुआ होगा, 12 महीने के एंड पे जितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई होगी, वो सब मिला के हम प्रेजेंट कर देंगे। फिर ये बैलेंस सीडी अगले साल क्या हो जाएगा? बीडी बन जाएगा। इस पर फर्दर एक्सपेंडिचर होगा, और वो फर्दर एक्सपेंडिचर होने के बाद फर्दर बोरिंग कॉस्ट क्या होगी बेटा? कैपिटलाइज होगी। और इस तरह आपका जो एसेट है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में 1 जनवरी को अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, यस और नो। तो एक एक पॉइंट ठहर ठहर के संभल संभल के पढ़ लें अच्छी तरह। तो सवाल क्या है? पूछने वाले ने आपसे कहां बैलेंस मांगा है? 30 जून 2010 को, जहां पर आपके इस सब्सटेंशियल पीरियड के 12 महीने पूरे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये 12 महीने के एंड पर सब्सटेंशियल पीरियड एंड नहीं हो रहा, बस ईयर एंड है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वापस आते हैं। द टर्म्स ऑफ पेमेंट्स वर एग्रीड एज अंडर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये क्या होता है भाई, प्रैक्टिकली आप जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को, कोई कॉन्ट्रैक्टर यानी एसेट कंस्ट्रक्ट करवाते हो, तो वो आपसे कुछ एडवांस मांग लेता है कि भाई इतना परसेंट तो मुझे आप एडवांस दे दें, बाकी जितना काम होता जाएगा मैं बिल लाता रहूंगा, आप बिल पे करते रहिएगा एज पर एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 10% एडवांस रकम मांग रहा है। कब मांग रहा है? 1 जुलाई को ही मांग रहा है। 10% advance payment would be made on signing of agreement. The advance payment would be adjusted at 10% of the quarterly progress bill. Progress bill मतलब काम की जितनी प्रोग्रेस होगी एक क्वार्टर के एंड पर, एक क्वार्टर में होने वाले काम का बिल बनाकर भेज दिया जाएगा। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन 18 महीने में कंप्लीट होनी है, तो बेटा अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 18 महीने में कितने क्वार्टर होंगे? 6। इसका मतलब 3-3 महीने काम होता जाएगा, 3-3 महीने का बिल मिलता जाएगा ड्यू होने के बाद, यस और नो? ठीक है, मेरी बात समझ में आती है? और जो बिल हमें मिलेगा, हर बिल का हम 10% पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 10% हम एडवांस में दे चुके हैं, यस और नो? जैसे 100 मिलियन हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो 100 मिलियन का 10% हम एडवांस में दे चुके हैं। कितना? 10 मिलियन। अब हमें पहला बिल मिलेगा 30 मिलियन का, तो 30 मिलियन में से हमें 10% 3 मिलियन पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि टोटल बिल्स हमें मिलेंगे 100 मिलियन के, तो हर बिल का 10% तो हम पहले ही दे चुके हैं, जो कि हमें पे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? जवाब दे, रिस्पॉन्स करें प्लीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? द एडवांस पेमेंट वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ द क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। आगे बढ़ते हैं। 5% retention money would also be deducted from the progress bills. Retention money will be refunded 1 year after the completion of the factory. यार 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है यार, मजाक बात है। तो 100 मिलियन का प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है?
तो होगा क्या, जब आप ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हर बिल का आप 5% रिटेन कर लोगे। मतलब अगर बिल है 30 मिलियन का, तो 30 मिलियन का 5% कितना होगा बेटा बताओ? 1.5 मिलियन। यस और नो? अब समझने वाली बात क्या, अब समझने वाली बात यह है कि 30 मिलियन का जब मुझे बिल मिलेगा, तो 30 मिलियन का मैं 10% इसलिए पे नहीं करूंगा कि मैं एडवांस में पे कर चुका हूं, तो उसको मैं एडवांस से एडजस्ट कर लूंगा। और 30 मिलियन का जो 5% है वो इसलिए मैं पे नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसको रिटेन कर लूंगा। रिटेन मतलब यानी कि मैंने उसको सेटिस्फैक्टरी वर्क के ऊपर क्या कर दिया, कंटिंजेंट रख दिया, डिपेंडेंट रख दिया। यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाया तो मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% पे नहीं करूंगा जब तक के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 1 साल ना हो जाए और उसमें कोई खराबी दिखाई ना दे मुझे। अगर वो खराबी दिखाई दी तो मैं कम से कम इतनी रकम तो अपने हाथ में रखूं कि वो खराबी को मैं खुद कंपनसेट कर सकूं। तो मतलब क्या हुआ, बिल्स, हर बिल का 5% रिटेन कर लेना है और पे नहीं करना। वो रिटेन करने के बाद पे कब करना है? बिल्डिंग कंप्लीट होने के भी 1 साल बाद। तो इसका मतलब ये, अगर पहला बिल 30 मिलियन का है तो 30 मिलियन का मैं 10% पे नहीं कर रहा इसलिए कि मैं एडवांस में दे चुका हूं, और 5% में पे नहीं कर रहा इसलिए कि मैं उसको रिटेन करूंगा। करेक्ट? जवाब दे। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोग्रेस बिल विल बी रेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। बिल मिल जाएगा आपको हर क्वार्टर के लास्ट डे पर। तो आपकी कंस्ट्रक्शन कहां से शुरू है बेटा? जुलाई से। तो जरा काउंट करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जरा बताइए पहला क्वार्टर कहां एंड हुआ? सितंबर। तो सितंबर के एंड पर यानी 30 सितंबर को आपको बिल मिल जाएगा, जैसे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पहले क्वार्टर का बिल आपको कब मिलेगा? 30 सितंबर को। सेकंड क्वार्टर का बिल कब मिलेगा? 31 दिसंबर को। थर्ड क्वार्टर का कब बिल मिलेगा? 31 मार्च को। फोर्थ क्वार्टर का कब बिल मिलेगा? 30 जून को। फिर फिफ्थ क्वार्टर का बिल कब मिलेगा? 30 सितंबर को। सिक्स क्वार्टर का बिल कब मिलेगा? 31 दिसंबर को। कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? तो बिल तो आपको क्वार्टर के एंड पे मिल जाएगा, लेकिन बिल की सेटलमेंट डेट कब है? 15 दिन बाद। मतलब प्रोग्रेस बिल विल बी रेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर एंड सेटल्ड ऑन 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो वो बिल जो 30 सितंबर को मिला है वो सेटल कब होगा? अक्टूबर में। कौन सी तारीख को? अक्टूबर की 15 तारीख को। जवाब दे, रिस्पॉन्स करें बेटा। वो बिल जो दिसंबर में मिल रहा है वो सेटल कब हो रहा है? जनवरी की 15 तारीख को। ठीक है, जवाब दे दे। ऐसा ही है ना? वो बिल जो 31 मार्च को मिल रहा है वो सेटल कब हो रहा है? अप्रैल की 15 तारीख को। और वो बिल जो 30 जून को मिल रहा है, ईयर एंड पे मिल रहा है बिल्कुल, वो सेटल कब हो रहा है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में, 15 जुलाई को। तो ये 15 जुलाई जो है कहां फॉल करता है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो मुझे ईयर एंड पर अक्रूवल बेस पे एंट्री बनानी पड़ेगी ना बेटा, या नहीं बनानी पड़ेगी? मतलब 15 मिलियन का एक्सपेंडिचर हो चुका है 30 जून को, तो मुझे 15 मिलियन का एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर देना है बेटा, क्योंकि एक क्वार्टर गुजर चुका है, उस पर इतना खर्चा हो चुका है, वो खर्चा मैं पे करने के लिए क्या हूं? बाउंड हूं। ठीक है, ऐसा ही है। चलेंगे, कोई और मसला यहां तक?
नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑन 30 अप्रैल 2010, an invoice of rupees 1.5 million was raised by the contractor for damages sustained at the site on account of rains. कॉन्ट्रैक्टर ने आपको 1.5 मिलियन का और बिल भेजा है, जो कि नुकसानात हैं, जो लॉसेस हुए हैं आपको रेंस की वजह से, जो मटेरियल जाया हुआ होगा। तो ये 1.5 मिलियन क्या ये एबनॉर्मल लॉस है? ऐसा है क्या नहीं? After negotiation, QSL finally agreed to make additional payment of rupees 1 million to compensate the contractor. कॉन्ट्रैक्टर तो 1.5 मिलियन मांग रहा था, आपने बातचीत तय कर ली कितने पर? 1 मिलियन पे बातचीत तय कर ली, तो कॉन्ट्रैक्टर को आप 1 मिलियन पे करेंगे या पे कर चुके होंगे, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 मई 2010, और ये अमाउंट कब पे किया आपने? 15 मई को। तो ये तो डैमेजेस हैं, लॉसेस हैं। तो एबनॉर्मल लॉसेस क्या कैपिटलाइज होते हैं बेटा? वो साइट पे बारिश हो गई तो मटेरियल खराब हो गया होगा, जाया हो गया होगा, क्या एबनॉर्मल लॉसेस कैपिटलाइज होते हैं? नहीं होते। तो क्या करेंगे आप? इस 1 मिलियन को चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अगर फर्ज करें एग्जामिनर ये करता कि वो आपके साथ थोड़ा सा मजाक करता और क्या करता, बोलता टोटल आपका एक्सपेंडिचर हुआ है 101 मिलियन का, तो फिर उस 101 मिलियन में 1 मिलियन का जो एबनॉर्मल लॉस था वो भी शामिल होता ना, तो फिर आप क्या करते? उसको माइनस करते। लेकिन एग्जामिनर ने आपको 100 मिलियन का जो एक्सपेंडिचर है वो अलग करके दिखाया है और 1 मिलियन के लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन अलग से दी है, तो ये 1 मिलियन ऊपर वाले 100 मिलियन में शामिल नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? जवाब दे। रिस्पॉन्स करें प्लीज बेटा। एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट हमने IA-16 में पढ़ लिया था। क्या हमने IA-16 में कवर किया बेटा एबनॉर्मल लॉसेस को? जवाब दें सब लोग। हाँ बेटा, क्या हुआ? रिस्पॉन्स करें प्लीज। पढ़ा है ना हमने उसको? अच्छा जी, ओके। उसके बाद क्या लिखा? द अमाउंट वाज पेड ऑन 15th May 2010. It is expected that 75% of the payment would be recovered from the insurance company. और जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को 1 मिलियन पे किया है उसका 75% आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा। तो रिकवर हो जाएगा, रिकवर हुआ नहीं है तो ये भी अगर रिकवर हो जाए तो क्या कर देंगे? इससे अपने लॉस को कम कर देंगे, या इसको अलग से क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। दो में से कोई एक बात। करेक्ट। अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन काफी हद तक डिलीवर हो चुका होगा। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फाइनेंस किया गया है इन सोर्सेस के जरिए। इशू ऑफ राइट शेयर्स। ये राइट शेयर्स क्या है? राइट शेयर्स बोलते हैं अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स खरीदने का राइट देना। तो ऑब्वियसली राइट शेयर्स अगेंस्ट कैश होते हैं, तो आपको क्या मिला है? कैश मिला है। यानी आपने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए फंड जनरेट किए, शेयर इशू किए हैं। लेकिन मैंने कहा था जनाब कि अगर आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने पे जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो आपकी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। डिविडेंड जो है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है कि नहीं है? बताइए, क्या डिविडेंड इंटरेस्ट कॉस्ट है? क्या डिविडेंड को हम बोरिंग कॉस्ट माने? रिस्पॉन्स करें जल्दी जल्दी बेटा। क्या हम डिविडेंड को बोरिंग कॉस्ट माने? नहीं ना। तो हमने फंड्स जरूर जनरेट किए हैं, लेकिन इन फंड्स के ऊपर हमारी कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही। तो समझ लें ये भी स्पेसिफिक फंड्स हैं। बस इनको क्या करना है? आपने एलोकेशन में दिखाना है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं उसमें से 15 मिलियन हमने कहां से खर्च किए हैं? उन पैसों से खर्च किए हैं जो कि हमें जनरेट होकर मिले थे। किससे? शेयर्स के इशू करने से। तो लिखा हुआ क्या है? इशू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹15 मिलियन on September 1, 2009. The company has been following a policy of paying dividend of 20% for past many years. तो आपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है राइट इशू करके, शेयर इशू करके,
और उन शेयर्स पर आमतौर पे आप डिविडेंड देते हैं 20%, लेकिन डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट नहीं है। तो क्योंकि ये शेयर्स स्पेसिफिकली इशू हुए हैं क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये स्पेसिफिक फंड तो हैं, लेकिन क्योंकि इन फंड्स पे कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, लिहाजा इस 15 मिलियन के ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। बस खाली आपने इस 15 मिलियन को एलोकेशन ऑफ फंड्स में दिखाना है कि 15 मिलियन का इंतजाम आपने कहां से किया था, शेयर इशू करके। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, बैंक लोन भी लिया आपने। कितने का लिया बेटा? 25 मिलियन का। कब लिया है? दिसंबर 1 को। अच्छा, आपकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो रही है? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। बेटा कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो रही है? 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को आपको पहली पेमेंट करनी है एडवांस की। करनी है कि नहीं करनी? एडवांस पेमेंट करनी है क्या नहीं करनी? करनी है। तो 1 जुलाई को तो भी आपको पैसे चाहिए होंगे ना बेटा। तो आपके पास राइट शेयर्स के पैसे कब आ रहे हैं? 1 सितंबर को। आपके पास बैंक से लिया गया स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड कब आ रहा है? 1 दिसंबर को। देख रहे हैं सब लोग? इसका मतलब 1 जुलाई 2009 पर आपके पास ना राइट शेयर्स से जनरेट होने वाला फंड मौजूद है, ना आपके पास स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड मौजूद है। दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास। तो फिर ऑब्वियसली आपने उसकी पेमेंट कहां से की होगी? उस एडवांस की पेमेंट आपने कहां से की होगी? रिस्पॉन्स प्लीज। उस एडवांस की आपने पेमेंट कहां से की होगी बेटा? यार जनरल फंड से की होगी ना। यस और नो बोलिए। रिस्पॉन्स कर दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स कर दीजिए प्लीज। रिस्पॉन्स चाहिए। पॉइंट 3 अभी आ रहा है बेटा, बिल्कुल। तो बैंक लोन ऑफ ₹25 million obtained on December 1, 2009. The loan carries markup at 13% per annum. Principal is repayable in 5 half-yearly equal installments of ₹5 million. तो 25 को 5 से डिवाइड करते तो आपको प्रिंसिपल की 5 पेमेंट मिल जाएंगी, 5 मिलियन की एक पेमेंट है। तो 5 मिलियन का प्रिंसिपल वापस करना है और 6 महीने के एंड पर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। कमेंसिंग फ्रॉम 31 मई 2010, और ये पहली इंस्टॉलमेंट रीपे होगी 31 मई 2010 को। अब हिसाब लगा लें, लोन कब लिया आपने? दिसंबर 1, 2009 को। दिसंबर 1, 2009 से आपके इस लोन के 6 महीने पूरे कहाँ होते हैं? दिसंबर 1 महीना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो दिसंबर टू मई क्या हो गया? 6 महीने हो गए। 31 में पूरा काउंट करेंगे ना बेटा। तो इस 6 महीने के एंड पर इस स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट भी रीपे होगा और इसका प्रिंसिपल भी रीपे होगा। यस बेटा, जवाब दें। और 31 मई को प्रिंसिपल रीपे करने के बाद आपका प्रिंसिपल रह जाएगा कितना? 20 मिलियन। तो अब अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 20 मिलियन पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन है। उसके बाद लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹0.5 million वर डिडक्टेड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन। बैंक ने क्या किया? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट किए, इस तरह पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। ठीक है, तो आपने लोन लिया 25 मिलियन का, आपको फंड्स अवेलेबल हुए 24.5 मिलियन के। तो 0.5 मिलियन क्या? ये भी बोरिंग कॉस्ट है, कैपिटलाइज कर देंगे इसको। यस और नो? जल्दी जल्दी जवाब दें यार, क्वेश्चन में आपको ठहर ठहर के समझा रहा हूं। उसके बाद अगर ये हम जानते हैं कि ये स्पेसिफिक फंड है, तो ऑब्वियसली इसको कहीं इन्वेस्ट भी होना चाहिए। सरप्लस फंड्स व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एट 8% पर एनम। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? कैश विड्रॉल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय अ बैंक। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन। Markup charged by the bank for the year was 9 million.
तो एवरेज बैलेंस हमारा कितना आउटस्टैंडिंग रहा सब्सटेंशियल पीरियड के दौरान? 60 मिलियन। तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर किसी भी डेट पे हम कोई पेमेंट करते हैं, उस डेट पर अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड अवेलेबल ना हो, तो ऑब्वियसली हम कौन सा फंड इस्तेमाल करेंगे? फिर जनरल फंड। दो सूरतें हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, आपने स्पेसिफिक फंड जनरेट नहीं किए, बाद में जनरेट किए, तो इनिशियल पेमेंट्स आपने कहां से की? जनरल फंड से। और या फिर आपके स्पेसिफिक फंड सारे एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद जाहिर सी बात है बकाया पेमेंट सारी कहां से होंगी? जनरल फंड से। तो मतलब अगर 1 और 2 के अलावा कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी जब 1 और 2 की गैर मौजूदगी में या इनके एग्जॉस्ट होने के बाद इन फंड्स के, वो पेमेंट्स आपने कहां से एलोकेट करनी है? जनरल फंड से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से। और ये एक ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो इसमें साल भर में कितना एवरेज इंटरेस्ट ड्यू हुआ? 9 मिलियन। इसका साल भर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट 60 मिलियन। तो 9 को डिवाइड कर दें बेटा आप 60 से, तो आपको मिल जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट 15%। 15%। 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 15% आंसर आएगा ना? बेटा 6.67 नहीं आएगा ना तला, ये पूरा साल है ना, जुलाई से लेके जून तक बेटा। ठीक है बेटा, ओके। तो 9 मिलियन डिवाइड बाय 60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है ना? तो देखो बेटा, रिक्वायरमेंट तो क्या है? रिक्वायरमेंट तो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस निकालो, जो है ना आपको निकालना सिखाइए। लेकिन इस रिक्वायरमेंट की आसानी के लिए हम एक काम करते हैं, हम इजाफी काम कर रहे हैं, हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। और जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2010 में, उसके बाद मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसकी जर्नल एंट्रीज कभी ना कभी जरूर आएंगी। और ऐसे 3 क्वेश्चन और मौजूद हैं पास्ट पेपर में, ऐसे 3 क्वेश्चन और हैं जो बिल्कुल इसी को एग्जाम ने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन रिक्वायरमेंट बदल बदल के किया है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन को मल्टीपल रिक्वायरमेंट से सॉल्व करते हैं, ताकि एग्जाम में आने वाली मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। तो अभी असल रिक्वायरमेंट तो हम सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हम इसकी जरा पास करते हैं ना जर्नल एंट्रीज, ताकि हमें आइडिया होता है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमें फंड्स एलोकेट कैसे करने हैं, और उसमें डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कुरैशी स्टील लिमिटेड, जनरल पास कर रहे हैं हम इसका। अच्छा, अब आप बताइए फर्स्ट डेट, सबसे सबसे पहली डेट क्या थी? 1 जुलाई 2000। बताओ जरा, 1 जुलाई 2009 को हम क्या कर रहे हैं? बताओ। एडवांस रकम पे कर रहे हैं। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है? 100 मिलियन, है कि नहीं? 100 मिलियन का हम 10% एडवांस दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर हम एडवांस दे रहे हैं उस वक्त अभी काम शुरू नहीं हुआ, यहाँ से काम शुरू होगा। तो अभी हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट नहीं करेंगे, हम एंट्री क्या बनाएंगे? एडवांस डेबिट, बैंक। और 1 जुलाई 2009 को हमारे पास ना स्पेसिफिक फंड है जो हमने स्पेसिफिक लोन जनरेट किया था, ना हमारे पास राइट शेयर से जनरेट होने वाला फंड है, क्योंकि राइट शेयर से फंड जनरेट हो रहा है 1 सितंबर को, और स्पेसिफिक फंड जनरेट हो रहा है 1 दिसंबर को। ये पेमेंट हमने कहां से की होगी बेटा? क्योंकि 1 जुलाई को तो जनरल फंड से,
तो इसका मतलब क्या है, इस पेमेंट पर जनरल बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी, यस और नो? तो 100 मिलियन अगर मैं इसको रखता हूँ रुपीज इन 1000, तो मैं क्या लूंगा इसको, तो 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कितना हुआ, ठीक है जी। ये तो हमने एडवांस रकम आपके सामने रख दी है यहाँ पर। अब बताइए आपको पहला बिल कब मिल रहा है? पहला बिल 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को जो बिल मिल रहा है उतना काम मुकम्मल हो चुका है। कितना बिल मिल रहा है 30 सितंबर को आपको? 30 मिलियन का, यानी 100 मिलियन में से 30 मिलियन का, इसको हम कितना लेंगे, 30,000। तो जैसे बिल मिला इट मीन ये बिल हम पर ड्यू हो चुका है, इतना काम मुकम्मल हो चुका है। हम बोलेंगे 30 सितंबर 2009, क्या एंट्री पास की, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कितने से, 30,000 से। कि सर ये 30 मिलियन का काम मुकम्मल हो चुका है, तो इतने से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दो, भले अब आपने इसकी भी पेमेंट ना की हो। जवाब दें। अब इस 30 मिलियन का मुझे जो रकम पे नहीं करना वो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कि मैं कितना पे नहीं करूंगा। तो इस 30 मिलियन का मैं 10% इसलिए पे नहीं करूंगा क्योंकि मैं एडवांस में दे चुका हूं। तो मैंने एडवांस क्रेडिट कर दिया, थर्टी के 10% कितने से, 3,000 से। जवाब दें। ऐसे ही है, सब लोग बताइए। और मैं इस 30 का जो 5% है वो भी पे नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं अपने पास रिटेन कर लूंगा। तो रिटेंशन मनी को मैंने बतौर लायबिलिटी क्रेडिट किया अपने पास, 30,000 का निकालिएगा, 5% कितना बनेगा, 1,500। तो अब 30,000 का काम मुकम्मल हुआ है और 30,000 के काम में से मुझे 3,000 देने नहीं है, इसलिए कि मैं एडवांस में दे चुका हूं। 1,500 में जानबूझ के अपने पास रिटेन रख रहा हूं, होल्ड करूंगा अपने पास, ये लायबिलिटी है, लेकिन इस लायबिलिटी को किस नाम से पुकारूंगा, रिटेंशन मनी। तो फिर जो रकम मुझ पर वाजिबुल अदा है अभी 15 तारीख को, वो कितनी है? इस बिल के आने से मुझ पर लायबिलिटी कितने से जनरेट हो रही है, 25,500। तो इस 25,500 को क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, बिल पेएबल। सही है। और ये बिल जो मुझ पर क्रिएट हुआ है, ये लायबिलिटी जो एक क्वार्टर गुजरने की वजह से, ये लायबिलिटी जो एक क्वार्टर का काम होने की वजह से मुझ पर ड्यू हुई है, ये मैं सेटल कब करूंगा, 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को ये पे करने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल होगा, सोचिए। राइट शेयर्स, राइट शेयर से मुझे कितना फंड मिला है, 15 मिलियन का, और मुझे पेमेंट करनी है 25.5 मिलियन की। तो राइट शेयर से जनरेट होने वाले फंड से मैं कितनी पेमेंट कर पाऊंगा, 15 मिलियन की। तो बाकी 10,500 या 10.5 मिलियन की पेमेंट मुझे दोबारा कहां से करनी पड़ेगी,
जनरल फंड से। तो 10,500 को मुझे दिखाना है एलोकेशन ऑफ फंड में, और मुझे इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। यस और नो? तो खाली मैं तो अभी एंट्री बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपके दिमाग में वो नक्शा बना रहा हूँ जो एलोकेशन ऑफ फंड का नक्शा होता है। फिल वक्त तो मुझे यहाँ पेमेंट के अंदर कोई एलोकेशन नहीं दिखानी, मैं तो खाली पेमेंट करूंगा। क्या करूंगा भाई? मैं बोलूंगा बिल पेएबल डेबिट हो गया भाई, कितने से? 25,500 से। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 25,500 से सोन। क्या ख्याल है, सही है या सही नहीं है? कोई जल्दी जल्दी बोले बेटा। एंट्री बनाते वक्त कोई एलोकेशन ऑफ फंड वाला मामला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगला बिल कब मिलता है बेटा? देखिए 1 दिसंबर को हमने लोन लिया, लेकिन मैं लोन रिसीव करने की, शेयर इशू करने की कोई एंट्री नहीं बना रहा हूं, उन एंट्रीज को मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड एंट्रीज पास कर रहा हूं। अगला बिल कब मिला? 31 दिसंबर को। कितने का बिल मिला? 20 मिलियन का। यस। आपने एंट्री पास की CWIP डेबिट के 20 मिलियन से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो गया। इतना काम मुकम्मल हो चुका है। तो इस 20 का मुझे 10% नहीं देना, क्योंकि मैं एडवांस में दे चुका हूं। एडवांस क्रेडिट 20 का 10%, 2,000। ठीक है जी। रिटेंशन मनी, इस बिल का भी मैं 5% पे नहीं करूंगा। क्यों? वो मेरे पास अपने पास रिटेन कर लूंगा। 20,000 का 5%, कितना? 1,000। तो फिर इस बिल का कितना अमाउंट मुझे पे करना है जो मुझ पर लायबिलिटी बन गया? 17,000। ये 17,000 मैं कहां सेटल कर रहा हूं बेटा? जनवरी की 15 तारीख को। जवाब दो। सही है। बिल पेबल डेबिट हो गया 17,000 से। ये 17,000 मैंने कहां से पे किए होंगे? 1 दिसंबर को मेरे पास स्पेसिफिक फंड से जनरेट होने वाला, स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड अवेलेबल हो गया है। तो ये पूरी पेमेंट करने के लिए मेरे पास स्पेसिफिक फंड सफिशिएंटली मौजूद है। यस और नो? और स्पेसिफिक फंड अवेलेबल कब हुआ था? 1 दिसंबर को, सब्सटेंशियल पीरियड में ही। लेकिन वो 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यूज नहीं हुआ। तो उस 24,500 वाले बैलेंस का जो फंड है हमारे पास, स्पेसिफिक फंड, उस पर 1.5 महीने का इंटरेस्ट भी क्या होगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से एडजस्ट होगा। वो तो हम बाद में लास्ट में वर्कआउट करेंगे। ऐसा ही ना? अभी तो जो पेमेंट्स होती जा रही है मैं उसकी एंट्री बनाता जा रहा हूँ। सोचते जाइए इन तमाम बातों को बेटा। ये क्वेश्चन खुद ब खुद खुल के आपके सामने आ जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस क्या होता है, बाज़ दफा क्वेश्चन रीड करना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता। हाँ भाई, अब अगला बिल कब रेज हो रहा है? 31 मार्च को। जवाब दें।
ठीक है, 31 मार्च को ऐसा ही है। अच्छा, 31 मार्च को अगला बिल पे हो रहा है, कितना? सॉरी, बिल रेज हो रहा है 10 मिलियन। आपने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 10 मिलियन, सही है। फिर आपने कहा बेटा एडवांस क्रेडिट, इस बिल का 10% तो मैं एडवांस दे चुका हूं जो कि 1000 बनता है, और इस बिल का 5% मैंने रिटेन करना है। कितने से? 500 से। तो फिर कितना इस बिल के आने से जो रकम मुझ पे जो पेएबल है वो कितनी है? तो ये बिल पेएबल कितने से हुआ? 8500। अच्छा, मेरे पास स्पेसिफिक फंड में 24,500 थे, 24,500 में से मैं 17,000 खर्च कर चुका था। फिर मेरे पास बचे कितने? 7,500। तो अब मुझे पेमेंट करनी है 8,500 की, और मेरे पास स्पेसिफिक फंड में रकम कितनी मौजूद होगी? 7,500। तो मैं 7,500 ऑब्वियसली कहां से पे करूंगा? स्पेसिफिक फंड से। बाकी 1,000 कहां से पे करूंगा? जनरल फंड से। यस और नो? और वो पेमेंट टाइम कौन सा है बेटा? वो पेमेंट टाइम कौन सा है? 15 अप्रैल। और एंट्री बनी क्या? बिल पेएबल डेबिट 8,500 से, बैंक क्रेडिट 8,500 से। ठीक है। उसके बाद बीच में जो है वो लोन की रीपेमेंट भी आ रही है, बीच में जो है वो डैमेजेस सस्टेन के वो भी आ रहे हैं। मैं उनकी एंट्रीज नहीं बना रहा, लेकिन हम उनको कंसीडर जरूर करेंगे। आपको अगर कोई एसओसीआई एक्सट्रैक्ट बनाना है, एसओएफपी बनाना, तो कंसीडर करना पड़ेगा। फिल वक्त तो मैं आपको एलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए एंट्री बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। तो अब उसके बाद जो इस अकाउंटिंग पीरियड का बिल है जो 30 जून को रेज हो रहा है, वो रेस तो इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हो रहा है, लेकिन सेटल नहीं हो पा रहा। यस और नो बोलिए। तो बेटा 30 जून 2010 को आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट तो कर दिया, कितने से? 15 मिलियन से। ठीक है ना? एडवांस क्रेडिट कर दिया 1500 से। रिटेंशन 750 से। जवाब दें बेटा। तो अब बताइए बिल पेएबल कितना है? 12,750। ठीक है जी। तो अब मेरे ख्याल से आपको आपको एलोकेशन ऑफ फंड बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बताइए। तो अब ये एंट्रीज करने के बाद जरा चलते हैं अगले पेज पर, हम अपने आप से कुछ सवालात करते हैं, क्योंकि हम 30 जून पे स्टॉप कर गए ना।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन किस डेट पर? 30 जून 2010। इस डेट पे बैलेंस चाहिए आपको। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन 12 महीनों में आपने क्वालिफाइंग एसेट पर कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया? जवाब दीजिए। इन 12 महीनों में आपने टोटल क्वालिफाइंग एसेट पर कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया है? सबसे पूछ रहा हूं। जितने से आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया ना बेटा, उतने से आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया। यस और नो बोलिए। जो बिल्स ड्यू हो चुके हैं, भले पे ना हुए हो, उतने से कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है, उतने से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो गया। तो पहला बिल 30,000 से आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया। दूसरे बिल में आपने 20,000 से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया। तीसरे बिल में आपने 10,000 से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया। चौथे बिल में आपने 15,000 से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना इनकर हुआ इन 12 महीनों में? 75 मिलियन। तो क्या ईयर एंड पे एसेट कंप्लीट हो गया? नहीं, एसेट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर 100 मिलियन है। 100 में से 75 मिलियन का एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है। 25 मिलियन का एक्सपेंडिचर होना बाकी है अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो अभी 30 जून तक जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है वो वर्कआउट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या करना है? एड व्हाट? बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है सर? लोन प्रोसेसिंग फीस। कितनी है? 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख रुपए। यहां कितना लिखूंगा? 500। जवाब दें बेटा। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट ऐड कर देनी है। लेस क्या करना है बेटा? इन्वेस्टमेंट इनकम। और फिर क्या ऐड कर देना है इसमें? जनरल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है बेटा। तो इसके लिए कहा हमने वर्किंग नंबर 1, इसके लिए कह दिया हमने वर्किंग नंबर 2, और इसके लिए कह दिया हमने वर्किंग नंबर 3। ओके ना? वर्किंग नंबर 1, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो आपने स्पेसिफिक लोन जनरेट कब किया सर? बताइए। 1 दिसंबर 2009 से लेकर 31 मई 2009। सही है बेटा। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में, ये सब्सटेंशियल पीरियड जो है, इस सब्सटेंशियल पीरियड में ये
जो स्पेसिफिक लोन है उसका जो 25 मिलियन का प्रिंसिपल है वो कितना महीना आउटस्टैंडिंग रहा? 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इसका स्पेसिफिक लोन पर? 13%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने? 0.13 से मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 6/12। क्या आंसर आया बताइए? 1625। अच्छा, फिर उसके बाद 1 जून इट इज 2010। 1 जून 2010 से लेकर 30 जून पे स्टॉप करना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि बीच में क्या आ रहा है? ईयर एंड आ रहा है। तो 5 मिलियन में से कितना प्रिंसिपल रीपे हुआ? 25 मिलियन में से कितना प्रिंसिपल रीपे हुआ? 5 मिलियन। तो आपकी लाइबिलिटी बची 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.13 मल्टीप्लाई बाय 1/12। क्या आंसर आता है? सब लोग वेरीफाई कीजिए बेटा इसको। बेटा बिलाल 217 आ रहा है, 271 आ रहा है? कंफर्म करो। 217 आ रहा है या 271 आ रहा है? बेटा बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी बताइए। हाँ, राउंड करें तो क्या आ रहा है आंसर? 217 आ रहा है, ऐसा ही है ना? चलें, तो हमें जून पे स्टॉप करना पड़ा इसलिए कि ईयर एंड आ गया। यहां तक का इंटरेस्ट हम पर ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। वो जो 1625 है वो पेड है, ड्यू भी हो चुका और पे भी हो चुका, लेकिन 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं है। तो टोटल कितना बोरिंग कॉस्ट बना स्पेसिफिक जो कि कैपिटलाइज किया हमने? सम की करो इसका बेटा। 1625 प्लस 217 कितना हुआ बेटा? 1842। तो यहां लिख दिया 1842। ठीक है, अच्छा जी। अब वर्किंग नंबर 2 करनी है हमने। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। वो हम लास्ट में आके करते हैं। अच्छा, हम अगले पेज पे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग करते हैं। वो कौन सी वर्किंग है? वो कौन सी वर्किंग है? वर्किंग नंबर 3 है जनरल बोरिंग कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है जी, जनरल बोरिंग कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब थोड़ा सा इजाफा करूंगा, देखें डेट। अब यहाँ लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन कि एक्सपेंडिचर है या रीपेमेंट ऑफ लोन है। ठीक है ना? डेट डिस्क्रिप्शन एक्सपेंडिचर अब कहां से हो रहा है? 3 जगहों से हो रहा है। राइट शेयर्स,
स्पेसिफिक लोन और जनरल फंड्स। ठीक है जी, यहां आ जाएगा क्या, कैपिटलाइजेशन रेट, जो कि आप इधर ही वर्कआउट कर लें, 9 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, उसके बाद क्या जाएगा, पीरियड, और फिर क्या जाएगा, बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब क्या करें आप बेटा, यहाँ पर सबसे पहली पेमेंट देखो, अब डेट को देखो, जब एलोकेशन ऑफ फंड लिखो ना बेटा, तो वहां पर डेट ऑफ पेमेंट लिखना, बस पेमेंट डेट से काउंट कर। एलोकेशन ऑफ फंड में हमेशा क्या करोगे आप, डेट ऑफ पेमेंट लिखोगे, क्योंकि देखो बिल रेज होने वाली डेट अलग है और पे करने वाली डेट अलग है। तो हम एलोकेशन ऑफ फंड में फंड जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फंड हम कौन सी डेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस डेट पे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो एलोकेशन ऑफ फंड में जो पेमेंट आएगी वो डेट कौन सी लोगे आप, डेट ऑफ पेमेंट लोगे हमेशा बेटा, यस और नो। तो बताइए सबसे पहली पेमेंट कब हुई थी यार, रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप सबका, यकीन करें। सबसे पहली पेमेंट कब हुई थी, सबसे पहली पेमेंट हुई थी 1 जुलाई 2009 को, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि सर ये एडवांस था। ठीक है, ये एडवांस था ना, एडवांस। और उस वक्त ना हमारे पास राइट शेयर्स के फंड्स थे, ना हमारे पास स्पेसिफिक फंड्स थे। हमारे पास ये रकम देने के लिए जो फंड्स थे वो सिर्फ जनरल फंड्स। 15% आ गया कैपिटलाइजेशन रेट, और इस 10,000 पर पूरे 12 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज हो गई। 12 महीने क्यों सर, सब्सटेंशियल पीरियड तो 18 महीने का है, लेकिन बेटा आप रुक रहे हो कहां पर, ईयर एंड पर। तो जुलाई से लेकर जून तक का जो पीरियड बनेगा 12 महीने बनेगा, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में इस एक्सपेंडिचर पर 12 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तो रिमेनिंग बोरिंग कॉस्ट इस पर कब कैपिटलाइज होगी, अगले अकाउंटिंग पीरियड में 6 महीने की। तो वही फंड्स क्या होंगे, ब्रॉट डाउन होंगे, और उन पर फर्दर बोरिंग कॉस्ट जो होगी वो जो एक्सपेंडिचर के बैलेंसेस होंगे वो ब्रॉट फॉरवर्ड होंगे, और उन पर फर्दर बोरिंग कॉस्ट अगले अकाउंटिंग पीरियड में कैपिटलाइज होगी। जरा निकालिए बेटा 10,000 का 15% कितना बनता है, कोई 1500। तो 1500 रुपए की बोरिंग कॉस्ट क्या कर दिया आपने, कैपिटलाइज कर दी। सही जी। उसके बाद अब 1 जुलाई के बाद अगली पेमेंट कब हो रही है बेटा, बिल आ रहा है 30 सितंबर को, पेमेंट जारी है 15 अक्टूबर को। और ये पेमेंट एक्सपेंडिचर की पेमेंट। बिल तो आया था 30 मिलियन का, लेकिन पेमेंट कितनी हो रही थी, 25,500 की। ऐसा ही है, जवाब दो बेटा। पेमेंट कितनी की हो रही थी, 25,500 की, 25.5 मिलियन की, रुपीज इन थाउजेंड में 25,500 की। वही बोलो, जवाब दो जल्दी जल्दी, यस और नो, जल्दी करो बेटा। लेकिन आपके पास 15 अक्टूबर को राइट शेयर्स का कितना फंड अवेलेबल है, 15,000। तो 25,500 में से 15,000 कहां से अरेंज हो गए, राइट शेयर से। बाकी 10,500 कहां से पे हुआ, जनरल फंड से। तो इस पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो 15% से। अच्छा जी, अब 15 अक्टूबर एग्जैक्टली मिड ऑफ द मंथ है, तो ठीक है, अब आपको डे वाइज जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, आप उसको हाफ मंथ काउंट कर लें। तो अक्टूबर को हाफ काउंट कर लें, तो अक्टूबर के लिए 0.5 लगा लिया हमने। फिर उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या था, नवंबर, नवंबर टू जून।
नवंबर, दिसंबर और जनवरी टू जून। नवंबर दिसंबर 2 महीने, अक्टूबर आधा महीना 2.5 महीने, और जनवरी टू जून 6 महीने। 2.5 महीने और 6 महीने कितने हुए? 8.5 महीने। तो मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 8.5 डिवाइड बाई 12। तो इस एक्सपेंडिचर पर इस अकाउंटिंग पीरियड में 8.5 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी 10,500। 10,500 का 15% मल्टीप्लाइड बाई 8.5 डिवाइडेड बाई 12। कोई क्या आंसर आया? सब लोग वेरीफाई कीजिए। 10,500 का 15% मल्टीप्लाइड बाई 8.5 डिवाइड बाई 12। एक 1,116। ओके जी। उसके बाद अब अगली पेमेंट कब होगी? बिल आया है 31 दिसंबर को, पेमेंट हो जा रही है 15 तारीख को। जनवरी 2010 एक्सपेंडिचर पे हो रहा है। ठीक है जी। तो राइट शेयर एग्जॉस्ट हो गया। ये एक्सपेंडिचर हमें बिल कितना मिला था ये वाला बेटा? सेकंड बिल मिला था हमें 20,000 का। इसका इसका 10% और 5% हम पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि टोटल 15% पे नहीं कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 85%। कितना पे कर रहे हैं? 17,000। और वो 17,000 पे करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंड मौजूद है। तो हमें इस पेमेंट को जनरल बोरिंग से फाइनेंस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर अब कोई बोरिंग कॉस्ट जनरल बोरिंग से कैपिटलाइज नहीं हुई। अच्छा जी। उसके बाद अब बताइए अगली पेमेंट कब है? पंद्रह अप्रैल 2010 को। 31 मार्च को तो बिल आया ना बेटा, पेमेंट कब है? 15 अप्रैल। बिल कितना आया? 10,000 का। 10,000 का आप 10% और 5% पे नहीं करोगे, कितना पे करोगे? 8,500। लेकिन आपके पास जो फंड्स हैं कितने बचे हुए हैं? 24,500 से आपके पास फंड जनरेट हुए थे, 17,000 से फंड खर्च हो गए थे, तो मजीद कितने से बाकी थे? 7,500। 7,500 तो आप कहां से पे कर दो? स्पेसिफिक से। 1,000 कहां से पे करो? और रेट कितना लो? 15%। और जरा लगाओ अप्रैल, मई और जून, हिसाब लगाओ। अप्रैल, मई और जून, और अप्रैल पूरा काउंट नहीं करो तो कितना वक्त होगा? 2.5 महीने। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में इस पर 2.5 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। हाँ जी। कितनी बेटा? 31, 31 रुपए। अच्छा जी। उसके बाद अब एक स्पेशल चीज आ रही है, वो क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड। वो कब रीपे हो रहा है? 31 में। प्रिंसिपल रीपेड, तो वो हम कहां से रीपे कर पाएंगे बेटा? जनरल फंड से। 5,000। और इसी डेट पर जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट पे हो रहा है स्पेसिफिक बोरिंग। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो कि दिसंबर से लेके मई तक का था, कितना बना था? 25 मिलियन का 13% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कितना बना था? 1,650। जो भी पीछे निकाला था हमने कैलकुलेट किया था। जवाब दें।
1625। ठीक है, ये 1625। अब 1625 का इसका निकाला आपने 15%, इसका भी निकाला आपने 15%। तो अब 31 मई से आप काउंट करो, ईयर एंड कितना है, खाली जून रह गया ना। क्या करोगे आप, इन दोनों अमाउंट्स पर एक एक महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, बाकी बोरिंग कॉस्ट इनकी कैपिटलाइज होगी अगले अकाउंटिंग पीरियड। तो 5000 का 15% मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12, क्विक कितना, 62.5, 62 लिख रहा हूं मैं, 62। अच्छा, उसके बाद 1625 का 15% फिर डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? 20.31, 20। इन सब का सम कर दीजिए बेटा, क्योंकि जो आपका आखिरी बिल है वो बिल तो मिल चुका है लेकिन वो पेमेंट नहीं हुई इसकी, इस अकाउंटिंग पीरियड में। क्विक बेटा, जल्दी से यहां तक का सम कीजिए प्लीज। 2729। अच्छा, ये 2729 तो यहाँ आ गया। अब लास्ट काम रह गया बेटा, वो क्या है, वो है आपका इंटरेस्ट इनकम। 1 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर 2009 से लेकर 15 जनवरी 2010 आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल थे? 24,500 के। उनको आपने इन्वेस्ट किया कितने परसेंट पर? 8% पर। दिसंबर और जनवरी आधा, कितना बनेगा? 1.5 महीना, 1.5 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आया? 245। अच्छा जी। उसके बाद 16 जनवरी 2010 से लेकर आपने अगली पेमेंट कब की? 15 अप्रैल को। और आपने 15 जनवरी को 24,500 में से 17,000 रुपए खर्च कर दिए थे, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा था बेटा? 7,500। उसका निकालें आप 8%, मल्टीप्लाई। अब 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 मार्च से 15 अप्रैल, कितना वक्त होगा? 3 महीने हो जाएंगे। 3/12, कितना आंसर आता है बेटा? 7,500 का 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 150। टोटल 395। ऐसा ही है भाई, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देते हैं बेटा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 395 यहाँ से लेस करवा दिए, ये काम तो मुकम्मल हो गया। अब अगर चाहें तो आप बोरिंग कॉस्ट का सम निकाल लें कि ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की आपने, और फिर
बोरिंग कॉस्ट को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड करवा दें। 500 प्लस 1842 माइनस 395 प्लस 2729, इस बॉक्स का सम बताइए क्या है? कोई जल्दी करो यार। क्या हो गया जनाब? 4000 676, ये ऐड कर दें, ये ऐड कर दें ऊपर 75,000, ये ऐड कर दें ऊपर 75,000। 79,676। तो 79,676 हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारी, ये जो हमने सॉल्यूशन किया ये रिक्वायरमेंट थी हमारी जो हमने पूरी कर दी, और जो एंट्रीज बनाई थी वो रिक्वायरमेंट के अलावा थी, लेकिन बात एंट्री के बगैर समझ में आना थोड़ा मुश्किल थी, इसलिए समझाने के लिए एंट्री बनाई। अब आपका टास्क ये है कि आपने बनानी है SFP एक्सट्रैक्ट इसी क्वेश्चन का, और एक काम और करना है कि इस क्वेश्चन में जो अगला अकाउंटिंग पीरियड है उसको कंटिन्यू करना है। तो एक पेमेंट अज्यूम करनी है आपने 15 मिलियन की, फिर एक अज्यूम करनी है आपने 10 मिलियन की। तो इस तरह 25 मिलियन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में, और टोटल आपका यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको दो टास्क दे रहा हूं मैं, दो टास्क क्या है। टास्क नंबर 1, आप एक तो इसकी इसी हालत में जो अभी जो सिचुएशन है उसी में इसकी SFP बना दें एक्सट्रैक्ट। दूसरा क्या करें, आप उसको कंटिन्यू करें अगले अकाउंटिंग पीरियड में, और देखें अगले अकाउंटिंग पीरियड में कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है मजीद। कर लेंगे सब लोग बेटा? रिस्पॉन्स दें। ठीक है बिलाल बेटा, आंसर मैच हो गया? ओके सर इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लोज करेंगे, यहाँ तक स्टॉप करेंगे।